बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 32। स्टूडेंट, इसमें हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या है वो? हमारे पास यूनिटी एंड कोहेरेंस। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में, लेकिन यहाँ पर इन डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यूनिटी को डिस्कस करने हैं कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ के अंदर यूनिटी क्या होती है या फिर कोहेरेंस क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो उसको डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर? अ गुड पैराग्राफ हैज यूनिटी। एक अच्छा पैराग्राफ क्या है? उसके अंदर यूनिटी होती है। इन ईच पैराग्राफ ओनली वन मेन आइडिया इज डिस्कस्ड। हर पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। यूनिटी हैज टू पार्ट्स। यूनिटी के क्या है? दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। ये आपका एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी पार्ट्स यूनिटी हैज, तो आपको पता होना चाहिए यूनिटी हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है? Every supporting sentence in the paragraph must be directly related to the main idea। कि every supporting sentence पैराग्राफ के अंदर जो भी सेंटेंस है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा हो या फिर डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हो मेन आइडिया को। यानी उस पैराग्राफ के अंदर जो मेन आइडिया डिस्कस किया जा रहा है, दूसरे वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो उस मेन आइडिया को क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो। फिर क्या कह रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिटी। ये यूनिटी का पहला है, पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। क्या वाला? कौन से वाला पहला हिस्सा है? कि जितने भी सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ के अंदर, वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक टॉपिक को एलेबरेट कर रहे हो, एक टॉपिक से रेलिवेंट हो, एक ही टॉपिक को वो डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं? डोंट इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। आप वो कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी अच्छे पैराग्राफ में जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे किसको? टॉपिक सेंटेंस को। यानी जो टॉपिक है उसको अगर वो गाइड नहीं कर रहे हैं या डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वाले सेंटेंसेस आप पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, इफ योर पैराग्राफ इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रैवल। अगर आपका जो पैराग्राफ है वो किस टॉपिक से रेलिवेंट है? आपने फायदे बताने हैं फॉरेन ट्रैवल के, यानी बाहर वाली कंट्रीज का आपने सफर किया है तो उसके एडवांटेजेस बताने, तो डिस्कस ओनली दैट। तो आपने उस पैराग्राफ में सिर्फ वही डिस्कस करने हैं। कौन से? वो किसके एडवांटेजेस बयान करने हैं? आपने फॉरेन ट्रैवल के एडवांटेजेस को डिस्कस करना है, सिर्फ वही आपने बयान करने हैं। डोंट डिस्कस ट्रैवलिंग लोकली। लोकली जो ट्रैवल है उसको डिस्कस नहीं करना। जैसे हम एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी में बाय बस कर रहे होते हैं, तो आपने वो वाला नहीं करना है, लोकली वाला नहीं करना है, बल्कि आपने फॉरेन ट्रैवल का ही बताना है। ठीक है? डिस्कस ओनली वन एडवांटेज इन ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में एक एडवांटेज आपने जरूर डिफाइन करना है। फिर उस पैराग्राफ को, उस पैराग्राफ में जो आपने एक वो बता दिया ना, एक पॉइंट बता दिया, एक एडवांटेज बता दिया, उस एडवांटेज को सपोर्ट करने के लिए फिर आपने दूसरे आइडियाज उसी पैराग्राफ में लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एडवांटेजेस के साथ, उस एडवांटेजेस के सपोर्ट करने वाले फिर आपने और सेंटेंसेस ऐड कर देने हैं। तो ये होगा। फिर क्या कह रहे हैं? समटाइम्स इट इज possible to discuss two or three aspects of the same idea on a paragraph if they are closely related to each other। अगर कुछ sentences बहुत ही related हैं, each एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, afflicted हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि आप उसको भी क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। ओके जी। ये है हमारे पास क्या है? यूनिटी है। यूनिटी हुआ है, कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा स्टूडेंट के यूनिटी हमारे पास क्या है? यूनिटी वो उन सेंटेंसेस को कह रहे हैं जो कि मेन डायरेक्टली मेन आइडिया को क्या करते हैं? स्पॉट करते हैं। सेकंड पे हमारे पास इसका पार्ट क्या है? द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिटी इज दैट एवरी स्पॉटिंग सेंटेंस मस्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो हमारा टॉपिक है उसको वो डायरेक्टली क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन कर रहे हो और प्रूव कर रहे हो कि हाँ भाई, हम जो सेंटेंसेस है वो उसी टॉपिक से रेलिवेंट है जो कि फ्रंट पे बताया गया है। सेकंड पे क्या कह रहे हैं? इफ यू आर राइटिंग अबाउट द हाई कॉस्ट ऑफ द कॉलेज फी, यू वुड मेंशन द इन्फ्लेशन एज द वन फैक्टर। आप क्या कह सकते हैं? इफ यू आर राइटिंग अबाउट द हाई कॉस्ट ऑफ फी, कॉलेज फी की ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये कॉलेज फी बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप एक अदर एस्पेक्ट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है? यू कुड मेंशन इन्फ्लेशन
एज वन फैक्टर। महंगाई हो गई है, महंगाई की वजह से कॉलेज फीसेस ज्यादा हैं, तो आप एक ये वाला फैक्टर वहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि ये फीसिस की हाई कॉस्ट ऑफ कॉलेज फीसिस, बल्कि ये फीसिस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसको सपोर्ट करने वाला सेंटेंस होगा, और ये यूनिटी भी कहलाएगा। द यूनिटी ऑफ अ पैराग्राफ इज डिटरमिन्ड बाय द टर्म ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। और ये किस पर, जो यूनिटी है पैराग्राफ की, वो डिटरमिन की जा सकती है कैसे, जो टर्म्स है ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस की जो टर्म्स है उसके जरिए से पैराग्राफ को डिटरमिन किया जा सकता है। अब ये कैसे हो सकते हैं, ये की टर्म्स क्या हो सकती हैं, ये देखते हैं। योर सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द की टर्म्स ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में जो की टर्म दिया हुआ है ना, उससे ही रेलिवेंट आपने लिखना है। सपोज करें कि आपके की टर्म है, सपोज करें कंप्यूटर है आपका टॉपिक, तो आपने सिर्फ कंप्यूटर से रेलिवेंट ही लिखना होगा उस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट पर क्या कह रहे हैं, लेंथ और टाइप। ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कि भाई उसने पैराग्राफ है वो कैसा लिखना है। तो उसके लिए एक इफेक्टिव पैराग्राफ है, उसके अंदर मेन पॉइंट जितने भी है वो सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। सेकंड पॉइंट ये कि ये जो भी पैराग्राफ की लेंथ होगी वो डिपेंड करती है ऑडियंस पे, कि ऑडियंस कितनी शऊर वाली है, कितनी जल्दी से वो आपकी बात को पिकअप कर लेगी, या कैसे अगर आपने कोई हिडन मैसेज भी दिया तो वो अंडरस्टैंड कर लेगी, हिडन मैसेज को आपको एलेबरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे और रीडर पे भी डिपेंड करता है। और सेकंड पे क्या है, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेटिव पोजीशन माइट रिक्वायर प्रूफ। और कुछ ऐसी आर्गुमेंटेशन भी होती है, आर्गुमेंट्स भी होते हैं जिनको प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी लिखना पड़ता है। तो ये सारी की चीजें डिपेंड करती हैं किस चीज पे। एक तो डिपेंड करते हैं कि आपके पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में पॉइंट दिया गया है या फिर टॉपिक दिया गया है, क्या वो सारा क्लियर हो गया है। अगर तो वो क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, तो तब लेंथ उसके अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। और अगर ऑडियंस है, ऑडियंस को खोल खोल कर बयान करना है, तब भी आपका डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि ऑडियंस किस तरह की। तो ऑडियंस थोड़ी सी कम समझने वाली होगी, तो आपको अपना जो पैराग्राफ है उसको एलेबरेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो ज्यादा शऊर वाली होगी या समझ सकती होगी ऑडियंस आपके पैराग्राफ को, तो आप थोड़ा सा भी लिख देंगे तब भी वो समझ जाएगी कि बेसिकली ये पैराग्राफ किसके अबाउट है। और जहाँ पे आपने आर्गुमेंट देने होते हैं, तो स्टूडेंट वहां पे भी आपकी जो लेंथ है पैराग्राफ की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पर है हमारे पास क्या है, कोहेरेंस। पहले हमने यूनिटी को डिस्कस किया, अब क्या है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, विच मीन्स कोहेरेंस विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर। क्या करना है, इकट्ठा करना है। कोहेरेंस इज राइट इट रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन सेंटेंस टू द अदर। यहाँ पर क्या है कि बी कोहेरेंस क्या है, एक रेफर करती है मूवमेंट को, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ आप जा रहे हैं, और लेकिन स्मूथ वे में, लॉजिकली। ये नहीं है कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया, आपने सेंटेंस लिया, सपोज करिए आपने एक सेंटेंस लिख दिया कि जंगल का, दूसरा लिख रहे हैं आप पार्टी का, ऐसा नहीं होगा। कोहेरेंस में ये होगा कि अगर आप एक बात कर रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा सेंटेंसेस भी उसी के बारे में होना चाहिए। तो सेंटेंस आपस में क्या हो, लॉजिकली जुड़े हुए हो, उनकी जो मोशन भी हो रही है तो वो स्मूथली हो, उनका जो फ्लो है वो आराम से कौन से आगे की तरफ बढ़ता हो। कोहेरेंस कैन बी अचीव्ड इन टू वेज में। वो कौन सी, ट्रांजिशनल है, और दूसरा अरेंजिंग सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपने ट्रांजिशन यूज करेंगे अगर आप सेंटेंस में, तब भी कोहेरेंस आ सकती है। अरेंजिंग सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर में अगर आप अपने सेंटेंसेस को अरेंज कर देते हैं, तब भी आप अपनी पैराग्राफ में कोहेरेंस को अचीव कर सकते हैं। ट्रांजिशनल सिग्नल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रांजिशनल सिग्नल्स ये हैं हमारे पास, कैसे, in other words, they tell the reader when the writer is taking similar root idea, like similarly। अगर एक ही बात वो बढ़ा रहा है, एक ही पॉइंट को बढ़ा रहा है, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, सिमिलरली, मोर ओवर, मजीद, ये कि फर्दर मोर, इन एडिशन, के यही पॉइंट है, इसी को जाके मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे एलेबरेट कर रहा हूँ। और एन अपोजिट रूट के लिए आप क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड, कि मैंने ये पॉइंट दे दिया, अब दूसरी तरफ मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ। हाउ एवर कंट्रास्ट का वर्ड यूज किया जा, एग्जाम्पल के लिए आप फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, और एज अ रिजल्ट के लिए एज अ रिजल्ट, या फिर इन कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर सिग्नल्स। ये ट्रांजिस्टर सिग्नल्स को यूज करके आप अपने पैराग्राफ को इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट पर क्या आता है, आपने क्या करना होता है, ईच ट्रांजिशन सिग्नल, इसको देखने फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ईच ट्रांजिशन सिग्नल हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर के पास जितने भी हमने ऊपर देखा,
सिमिलरली है तो उसका मतलब है कि कंट्रास्ट में कोई बात हो रही है। फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब है आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो हर जो सिग्नल है वो एक अपना अलग से क्या रखता है, मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है सेकंड वे टू अचीव कोहेरेंस इन पैराग्राफ इज बाय अरेंजिंग द सेंटेंसेस इन सम काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। आपने लॉजिकल ऑर्डर में अगर आप कोहेरेंस चाहते हैं अपने पैराग्राफ में, तो आपके पैराग्राफ में जो आपने मटेरियल यूज किया हुआ है वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर में किस तरह हो सकता है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज करें आप अपनी राइटिंग के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर। सेकंड पे आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस को देखना है आपने। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है उसको देखने हैं। द वर्ड क्रोनोलॉजी इज रिलेटेड टू द वर्ड टाइम, टाइम से रिलेटेड है, यानी जो प्रोसीजर पहले होगा वो आपने पहले लिखना है, जो प्रोसीजर बाद में होगा वो बाद में लिखेंगे। सपोज करें कि अगर कौन सी जंग पहले हुई है वो आप लिखेंगे, फिर उसके बाद होने वाली जंग लिखेंगे, उसके बाद होने वाली फिर जंग लिखेंगे। इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लिख देंगे। फिर अगर सपोज करें आप रेसिपी का बना रहे हैं, बिजनेस का बता रहे हैं, साइंस के अंदर कोई बता रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट बता रहे हैं, तो ये भी आप क्या करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देंगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। एक प्रोसीजर के तहत आप सारी चीजें बता रहे हो। तो बिजनेस है तब भी आप स्टेप बताएंगे, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ये क्या आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो कोहेरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं मेरे पास ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इसको देखते नहीं। इसके बाद हम ये देख रहे हैं अ पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज अ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोसेस के थ्रू आपने चलना होता है कि पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग अ गुड क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ। और जब आप क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं तब भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने माइंड में रखनी होती है। डिस्कस द इवेंट और द स्टेप्स इन अ प्रोसेस इन द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। आपने प्रोसेस को, आपने स्टेप्स को, आपने इवेंट्स को उस ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में वो होते हैं। सपोज करिए ये नहीं है सालन, आप सालन बना रहे हैं और आप ये कहें कि प्याज मैं बाद में डालूंगी, पहले पानी डालूं, तो ये नहीं है। पहले आप प्याज ही डालेंगे, घी डालेंगे, प्याज डालेंगे, ऐसे होगा, ऑयल डालेंगे। तो ये वाला जो जैसे होगा उसको वैसे ही आपने क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ में क्या करना है, अरेंज करना है। फिर ट्रांजिशनल सिग्नल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आफ्टर, नेक्स्ट, देन, 90, 60। तो ये हमारे पास सारे क्या ट्रांजिशनल सिग्नल्स हैं जो आप अपने पैराग्राफ में यूज करके कोहेरेंस को मेंटेन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट पर है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, सेकंड कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इन अ पैराग्राफ इज टू डिस्कस देम इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। कि आपने अपने पैराग्राफ के अंदर वो सेंटेंस पहले लिखना है जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जिसकी उससे कम इंपॉर्टेंस है वो आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और वो सेंटेंस आपने लास्ट में लिखना है जिसकी लास्ट में इंपॉर्टेंस आएगी। तो आप जब आप अपने सेंटेंसेस को उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग टू भी पैराग्राफ के अंदर अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मुझे पहले स्टूडेंट के सामने रखना चाहिए, उनके सामने पहले एलेबरेट करना चाहिए, तो वो आप पहले लिखेंगे, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें डिस्कस किया है यूनिटी को और कोहेरेंस को डिस्कस किया है। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह